जय हिंद दोस्तों, शुभ प्रभात। पिछली क्लास में मैंने प्राध्यापक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हिंदी का 2018 में जो प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र में संख्या 1 से लेकर 100 तक हल करवाए थे और आज हम शुरू करेंगे 101 से 150 तक हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 101। प्रश्न संख्या 101। इनमें से किस कवि का संबंध तीसरा सप्तक से है? दोस्तों, तीसरे सप्तक के कवि को आपको बताना है। तीसरे सप्तक के कवि जो थे, इन चारों ऑप्शनों में शमशेर बहादुर सिंह दूसरे तार सप्तक के कवि थे, रघुवीर सहाय ये भी दूसरे तार सप्तक के कवि थे, केदारनाथ सिंह ये तीसरे तार सप्तक के कवि थे और राजेंद्र किशोर ये चौथे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 102। प्रयोगवादी काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद ने बड़ी बड़ी घटनाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों और बड़े बड़े जीवन प्रसंगों के विशाल फलक पर इतिवृत्तात्मक काव्य का निर्माण किया। दोस्तों, इतिवृत्तात्मक का मतलब होता है इतिहास से विषय को लेकर तत्कालीन घटनाक्रम या समकालीन संदर्भ में या प्रासंगिकता के अनुसार किसी भी रचना का निर्माण करना या किसी भी रचना का सृजन करना। तो दोस्तों, इतिवृत्तात्मक जो विशेषता थी वह द्विवेदी युगीन काव्य की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। द्विवेदी युग के जितने भी कवि थे, उन्होंने अपने इतिहास से कथानक को उठाया और समकालीन संदर्भ में उसकी रचना करी। तो तात्पर्य यह है कि इतिवृत्तात्मकता प्रयोगवादी युग की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रयोगवादियों ने नए नए प्रयोगों पर विश्वास व्यक्त किया, न कि अपने इतिहास या पुराण इत्यादि से उन्होंने विषय उठाया। नए नए प्रयोग किए उन्होंने, नई भाषा शैली, नए विषय, नवीन उपमान, नवीन प्रतीक इत्यादि का प्रयोग प्रयोगवादी कवियों ने किया था। तो प्रश्न संख्या 102 में विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103। शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शब्द में अंतर्निहित शक्ति को ही क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। विकल्प 3 है, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। दोस्तों, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मम्मट ने किसके लिए किया था? मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन था, काव्य हेतु था, काव्य हेतु, पहला काव्य हेतु कौन सा था? प्रतिभा। प्रतिभा के लिए इन्होंने शक्ति शब्द का प्रयोग किया था, न कि शब्द शक्ति के लिए किया था। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 103 में तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, तो विकल्प इसमें तीसरा सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा 3 प्रकार के शब्दों रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थ बोध होता है। बिल्कुल होता है। अभिधा शब्द शक्ति में रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक भी होते हैं और योग रूढ़ भी होते हैं। रूढ़ का मतलब क्या है? जो पुराने समय से चले आ रहे, कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से जो शब्द प्रचलित है भाषा में, वह क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक का मतलब दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, यौगिक हो गया। और योग रूढ़, जिन शब्दों का योग भी हो रहा है लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए वह क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। जैसे बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं, वह किस प्रकार के शब्द है? योग रूढ़ है। अर्थात जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, किसके लिए निश्चित हो गया है? विष्णु के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तीसरे अर्थ के लिए जो रूढ़ हो जाते हैं, वहां पर कौन से, उन्हें किस प्रकार के शब्द माने जाते हैं? योग रूढ़ माना जाता है। चौथा ऑप्शन है, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान मानार्थ भी कहते हैं। प्रतीयमानार्थ अर्थ, इस प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में इसका प्रयोग किसने किया था? आनंद वर्धन ने, और जो अभिनव गुप्त थे उन्होंने भी किया था। तो व्यंजना शब्द शक्ति से जो अर्थ निकलता है उसे प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 104। चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरिलोल सागर खर बरे मन हरस सब गंधर्व सूर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मरकट विकट बट बहु कोटि कोटि नह दावही जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावही। उपयुक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा काव्य गुण है? दोस्तों, मेरी आवाज आपने सुनी होगी इन काव्य पंक्तियों को पढ़ते हुए। तो किस प्रकार के
भाव आपके मन में उदित हुए होंगे तो वही रस होगा। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की रचना पढ़ने पर हमारे मन में ओज, उत्साह इत्यादि भावों का संचार होता है। तो यहाँ पर कौन सा काव्य गुण है? ओज काव्य गुण है। प्रश्न संख्या 105, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुबरन का मतलब क्या है? सुबरन शब्द क्या है? श्लेषार्थ है, इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि सुबरन के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। सुबरन स्वर्ण भी कहते हैं, सुबरन सुंदर वर्ण भी कहते हैं, और सुबरन सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, सोना और सुंदर स्त्री, इन तीनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में। जैसे कामी, कामी को क्या चाहिए? सुंदर स्त्री चाहिए। कवि को क्या चाहिए? सुंदर वर्ण चाहिए। और फिर चोर को क्या चाहिए? सोना चाहिए। तो यहाँ पर एक ही शब्द है लेकिन अलग अलग संदर्भ में उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो श्लेष अलंकार है। प्रश्न संख्या 106, दृग उर्जत उर्जत टूटत कुटुम जूरत चतुर चित प्रीति। दृग उर्जत, नेत्र उलझ गए, आंखें आपस में उलझ गई, टूटत कुटुंब, और परिवार टूट गया। तो दोस्तों यहाँ पर कार्य तो कहीं घटित हो रहा है, कारण तो कहीं घटित हो रहा है, और कार्य कहीं दूसरी जगह ही संपन्न हो रहा है। मतलब जहाँ पर कार्य और कारण में क्या हो? असंगति हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? असंगति अलंकार होता है। कार्य और कारण में क्या हो? कार्य तो कहीं पर घटित हो और कारण कहीं दूसरी जगह ही घटित हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर कार्य और कारण में संगति नहीं पाई जाती है तो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। यहाँ पर नेत्र तो उलझे नायक और नायिका के, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिवार टूटा। परिवार कैसे टूटा? नायक और नायिका के नेत्रों के उलझने के कारण उनके परिवार वालों ने उन पर शिकंजा कसा, या परिवार वालों ने उन्हें अपने परिवार से दूर रखने का प्रयत्न किया। तो नायक और नायिका के नेत्रों के उलझने का परिणाम क्या होता है? परिवार आपस में टूटते हैं। जूरत चतुरचित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। अर्थात नायक और नायिका के नेत्र आपस में उलझ रहे हैं, लेकिन दुष्टों के मन में क्या है? गांठें पड़ गई है। क्या पड़ गई है? गांठें पड़ गई है। मतलब नायक और नायिका के प्रेम के कारण दुष्टों के हृदय में बुरी भावनाएं पैदा हो गई है, या उनके प्रति वैमनस्य द्वेष की भावना उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पर कारण तो कहीं है और उसका परिणाम अर्थात फल या कार्य कहीं दूसरी ओर घटित हो रहा है। कारण क्या है? नायक और नायिका के नेत्रों का आपस में उलझाव, और उसका जो परिणाम है, फल है, कार्य है, कहाँ पर घटित हो रहा है? दुष्टों के मन में गांठें पड़ रही है। दुर्जन के हृदय में क्या हो रही है? उनके प्रति वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो रही है। प्रश्न संख्या 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला विकल्प है कुंडलिया छंद सोरठा और रोला के मेल से बनता है। दोस्तों कुंडलिया छंद दोहा और रोला से बनता है, न कि सोरठा और रोला से बनता है। तो पहला ही विकल्प क्या हो गया? इसमें सही हो गया, अर्थात पहला विकल्प क्या है? गलत है। क्योंकि कुंडलिया छंद जिसके प्रथम 2 चरण दोहा छंद से संबंधित होते हैं और अंतिम जो 4 चरण होते हैं वह रोला छंद के होते हैं। अर्थात पहले 2 चरणों में दोहा छंद की विशेषताएं मिलती हैं और अंतिम 4 चरणों में रोला छंद की विशेषताएं मिलती हैं। इस कारण इसको विषम मात्रिक छंद भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 108, रस के स्वरूप के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ये जो चारों ही विकल्प दिए गए हैं ये आचार्य विश्वनाथ की जो पंक्तियां हैं उनको ध्यान में रखकर दिए गए हैं। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, ये भी बिल्कुल सही है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। रस ब्रह्म स्वाद सहोदर है, अर्थात जिस प्रकार आत्मिक परमानंद मिलता है, ब्रह्मा का स्वाद, ब्रह्मा का मतलब क्या है? आत्मिक परमानंद, वैसा ही यह रस भी है। उसका सहोदर मतलब वैसा ही आनंद हमें रस की अनुभूति से मिलता है। रस लौकिक आनंद प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि रस को अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है। रस स्व प्रकाशानंद है, मतलब वह स्वयं प्रकाश होता है, उसके लिए हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। या रस अर्थात जो स्थायी भाव होते हैं पहले से ही अपने मन में विद्यमान रहते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिली वैसे ही वह क्या हो जाएंगे?
उत्पन्न हो जाएंगे और उत्पन्न होने के बाद हमें रस की प्रतीति या रस की अनुभूति होने लगेगी। तो तात्पर्य यह है कि 108 प्रश्न संख्या में दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। दोस्तों, सात्विक अनुभाव संख्या में 8 है। पहला जो विकल्प दिया गया है वैवर्ण्य। वैवर्ण्य का मतलब होता है चेहरे का रंग फीका पड़ जाना या चेहरे का रंग उड़ जाना। प्रलय, प्रलय का मतलब है दोस्तों मूर्छित हो जाना। और जो चौथा विकल्प दिया गया है अश्रु, मतलब अनायास ही आंखों से अश्रु बहने लगना या फिर अनायास ही मूर्छित हो जाना। ऐसे परिदृश्य को या दृश्य को देखकर वैवर्ण्य अर्थात अपने जीवन में कोई अचानक ऐसी घटना घटित हो गई जिससे हमारे चेहरे का रंग फीका पड़ गया। और अपस्मार, यह दोस्तों अपस्मार क्या है? सात्विक भाव अनुभाव नहीं है। अपस्मार क्या है? संचारी अनुभाव है। क्या है? संचारी अनुभाव है। तो यहाँ पर 109 में प्रश्न संख्या 109 में तीसरा विकल्प क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 110, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। इन पंक्तियों में दोस्तों माता यशोदा क्या देखती हैं कि श्री कृष्ण जब बचपन में बाल लीला करते हैं, बाल क्रीड़ा करते हैं, माता यशोदा उनको झुला रही है और जैसे ही उनके चेहरे में, जैसे ही श्री कृष्ण अपना मुख खोलते हैं, मुख द्वार खोलते हैं, वैसे ही उनके मुख में माता यशोदा को संपूर्ण ब्रह्मांड के, संपूर्ण सृष्टि के दर्शन हो जाते हैं। तो उस दृश्य को देखकर माता यशोदा चकित रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती है। तो यहाँ पर कौन सा रस है? तो यहाँ पर दोस्तों अद्भुत रस है जिसका स्थायी भाव विस्मय होता है। प्रश्न संख्या 111, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का साथ साथ होना या पाया जाना क्या है? काव्य है। यह परिभाषा किसने दी है? भामह ने दी है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, यह परिभाषा मम्मट ने दी है, अर्थात दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ और कभी कभी उसमें अलंकार भी पाया जाता है। तो इस प्रकार की परिभाषा मम्मट ने दी है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसमय वाक्य ही काव्य है। यह परिभाषा देने वाले जो आचार्य थे वह विश्वनाथ थे। चौथा विकल्प है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यहाँ पर दंडी लिखा हुआ है। इस ऑप्शन के विकल्प में इस परिभाषा के आगे दंडी लिखा हुआ है। यह दंडी की परिभाषा नहीं है, यह पंडित राज जगन्नाथ की परिभाषा है जो 17वीं शताब्दी में हुए थे। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 112, शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षा काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे, अर्थात काव्य हेतु के बारे में प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है और व्युत्पत्ति को निपुणता किसने कहा है? लोक व्यवहार अर्थात अभ्यास। तो यहाँ पर जो काव्य हेतु है, काव्य हेतु के बारे में शक्ति शब्द का प्रयोग किसने किया है? पहले ही मैंने प्रश्न में बताया था कि जिसमें शब्द शक्ति के बारे में बता रखा था कि शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग मम्मट ने किया, लेकिन यहाँ पर मम्मट ने किसके लिए किया है? काव्य हेतु के संदर्भ में किया है। उन्होंने प्रतिभा जो काव्य हेतु है, पहला काव्य हेतु या जो प्रथम काव्य हेतु है, उस प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया था और व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो ये काव्य हेतु बताए हैं शक्ति और निपुणता, यह काव्य हेतु किसने बताए हैं? मम्मट ने। प्रश्न संख्या 113, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः परनिवृत्ये कांता सम्मित्योपदेश युजे, यह पंक्तियां किसने कही हैं काव्य प्रयोजन के संदर्भ में? इन पंक्तियों में मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं, अर्थात यश, अर्थ, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार और शिव से मतलब कल्याण की, शिव से, शिव की जो रक्षा है या शिव क्या करते हैं मतलब कल्याण की भावना। और सद्यः पर निवृत्ति कांता समीप्त योपदेश युजे, पत्नी सम्मत उपदेश मतलब पत्नी के समान मधुर उपदेश, यह सब क्या है? काव्य के प्रयोजन है। मतलब हम काव्य लिखना क्यों शुरू करते हैं? तो सभी का अलग अलग मत हो सकता है, अलग अलग विद्वानों का मत अलग अलग भी हुआ है। तो यहाँ पर जो मम्मट ने काव्य
प्रयोजन बताए हैं वह 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। तो यह परिभाषा किसकी है? आचार्य मम्मट की है। प्रश्न संख्या 114, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में से भट्ट नायक के सिद्धांत को इनमें से क्या कहा जाता है? दोस्तों, भट्ट नायक के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भुक्तिवाद। पहले जो रस व्याख्याकार थे वह कौन थे? आचार्य लोलट थे, जिन्होंने उत्पत्तिवाद दिया। दूसरे थे आचार्य शंकुक, जिन्होंने अनुमितिवाद दिया। और तीसरे कौन थे? भट्ट नायक, जिन्होंने क्या दिया? भुक्तिवाद। और चौथे कौन थे? अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद दिया। प्रश्न संख्या 115, साधारणीकरण के संदर्भ में कहा गया यह वाक्य भावकत्वम साधारणीकरणम निम्नलिखित में से किस आचार्य का है? अर्थात भावकत्व को साधारणीकरण मानने वाले आचार्य कौन थे? तो भट्ट नायक थे। अर्थात भावकत्व के माध्यम से जो विशेष पात्र हैं वह क्या बन जाते हैं? सामान्य पात्र बन जाते हैं। अर्थात विशेष का सामान्यीकरण हो जाता है, जिसके कारण जो रस है या जिस रस की हम अनुभूति करते हैं उस रस की अनुभूति कैसे होती है? जो काव्य में विशेष पात्र हैं वह साधारणीकरण या साधारण पात्र होकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर हम उसे रस रूप में उनकी अनुभूति करते हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि भावकत्व को साधारणीकरण मानने वाले आचार्य भट्ट नायक थे। प्रश्न संख्या 116, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति बुधैर्यः समामनात् पूर्व सत्य स्तस्याभावम जगदूर परे भक्त माहुस्त्य भाक्त माहुस्तमन्ये। यह कथन किसने कहा है? काव्य से आत्मा ध्वनि रीति है, काव्य की आत्मा ध्वनि है। इस प्रकार की पंक्तियां किसने कही हैं? जो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे आनंद वर्धन, उन्होंने कही है। उन्होंने काव्य की आत्मा को क्या माना है? ध्वनि काव्य की आत्मा है, ऐसा कहने वाले आचार्य आनंद वर्धन थे। प्रश्न संख्या 117, आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? वक्रोक्ति का मतलब होता है, वक्रोक्ति एक अलंकार भी होता है, आपको पता ही होगा, जिसका होता है मतलब जिसका अर्थ क्या है कि टेढ़ा कथन। किस प्रकार का कथन? टेढ़ा कथन। तो वक्रोक्ति एक संप्रदाय भी है जिसके प्रवर्तक कौन थे? कुंतक। उन्होंने वक्रोक्ति का कौन सा भेद नहीं माना है? पद पूर्वार्ध वक्रता ये माना है, वर्ण विन्यास वक्रता ये भी माना है, प्रबंध वक्रता को भी माना है, कल्पना वक्रता को उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने वाक्य वक्रता को माना था। प्रश्न संख्या 118, इनमें से अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अनुकरण का अभिप्राय भावपरक अनुकरण से है, न कि यथार्थ वस्तुपरक प्रत्यंकन से। अनुकरण में आदर्श तत्व का समावेश भी होगा और वह सुंदर एवं आनंददायी होगा, ये भी कथन सही है अरस्तु का। प्रश्न संख्या 118 में दूसरा विकल्प है, अनुकरण के संबंध में प्लेटो और अरस्तु के मत में कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, प्लेटो का जो अनुकरण के संबंध में अपने जो विचार थे वह भिन्न है, और अरस्तु उनके जो शिष्य थे उनके भी प्लेटो से जो काव्य के संदर्भ में या अनुकरण के संदर्भ में जो प्लेटो के विचार थे वह अपना भिन्न मत रखते हैं। प्लेटो ने काव्य को अनुकरण का अनुकरण कहा था। तात्पर्य क्या है कि कला नकल की नकल है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति और प्रकृति की नकल कौन करता है? जो कवि होता है वह करता है। तो यहाँ पर कवि की अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के बारे में प्लेटो ने कुछ भी महत्व नहीं दिया, जबकि उनके जो शिष्य थे उन्होंने कवि को क्या माना? सृजन व्यक्ति माना, मतलब कवि में जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको महत्व दिया। तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु का जो मत है अनुकरण के संबंध में वह एक दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण इसमें विकल्प संख्या 2 सही नहीं है। तो प्रश्न 118 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119, औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरिप्सूस है, बिल्कुल है। प्रश्न संख्या 119 में तीसरा विकल्प, भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। दोस्तों, जो औदात्य सिद्धांत है उसके अनुसार भावों की जितनी तीव्रता होगी उतना ही जो उदात्त है वह श्रेष्ठ होगा, या उतनी ही जो हमारी रचना है उसमें उदात्त तत्व का समावेश उतना ही अधिक होगा। और उदात्त तत्व क्या है? आंतरिक तत्व है, बाह्य तत्व नहीं। बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है। दोस्तों, यहाँ पर
बाल्यता औदार्य का आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, विरोधी तत्व है। बाल्यता का मतलब क्या होता है, बाल क्रीड़ा या बच्चों जैसी हरकतें। तो यहाँ पर काव्य में गंभीरता होनी चाहिए, न कि बच्चों जैसी चंचलता होनी चाहिए। तो बाल्यता औदार्य का आवश्यक तत्व नहीं अपितु विरोधी है। इस कारण इसमें प्रश्न संख्या 119 में विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न संख्या 120, कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणा है। अर्थात श्रम विभाजन का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में दो वर्ग मानते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ये दोनों, ये भी सही है, क्योंकि मार्क्स ने दो वर्ग माने थे, एक तो शोषक जो शोषण करता है, एक जो शोषित जिसका शोषण होता है। विकल्प 2, मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया। ये कथन दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य को की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सौंदर्य की प्रक्रिया किसमें मानी है, जो शोषित है, जिनका शोषण होता है, और जिस शोषित की जो आवाज उठाता है, वही काव्य क्या है, उनकी दृष्टि में सौंदर्य विधान का तत्व है। तो प्रश्न संख्या 120 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे जो मनोविज्ञान के प्रश्न हैं दोस्तों, इनको मैं अगली क्लास में आप हल करवाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मैंने जो प्रश्न संख्या 101 से 120 जो अभी हल करवाए हैं, उनमें अधिकतर काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं। लगभग जो काव्य शास्त्र हैं, एमए स्तर का या स्नातकोत्तर स्तर का और स्नातक स्तर का मिलाकर लगभग कितने प्रश्न आते हैं, आज हम देख ही लेते हैं कितने प्रश्न हैं टोटल। प्रश्न संख्या 103 से लगाकर 120 तक काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। काव्य शास्त्र जिसमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र आ गया, एमए स्तर का या स्नातकोत्तर स्तर का काव्य शास्त्र आ गया, और स्नातक स्तर का काव्य शास्त्र आ गया। दोस्तों, काव्य शास्त्र भी हम अगर सही तैयारी करें तो काव्य शास्त्र में सभी के सभी प्रश्न हम सही कर सकते हैं। मेरे 2018 वाली जो भर्ती परीक्षा थी, उनमें ये काव्य शास्त्र के जितने भी प्रश्न थे वह सब मेरे सही हुए थे। तो दोस्तों, आप भी तैयारी ऐसी करें कि काव्य शास्त्र के सभी प्रश्न आप भी सही कर पाओ। तो चलिए, आज हम अपनी जो क्लास है यहाँ यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए विराम।